नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूं वो है सिनॉप्सिस के स्ट्रक्चर की, कि सिनॉप्सिस कैसी होती है, कैसे बनती है और बाकी चीज़ें इन और आउट दोनों स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, स्किप मत करना। अगर वीडियो पे नए आए हो या चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आपके सामने सिनॉप्सिस रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना एक एक चीज़ को। ठीक, अब आपके सामने मैंने सिनॉप्सिस रखी है जो कि मेरे ही टॉपिक की सिनॉप्सिस है। इसको ध्यान से दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ये है पूरे सिनॉप्सिस का कवर पेज। यहाँ पे टॉपिक है, मैंने स्पेशल रेफरेंस दिया था प्रयागराज को, फिर लोगो है, फिर सिनॉप्सिस फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट जो कि पीएचडी डिग्री के लिए होता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जिस डिपार्टमेंट से हैं आप लोग उस डिपार्टमेंट के बारे में मेंशन करना है। फिर यूनिवर्सिटी, फिर पूरा, और क्रेडिट सेशन ज़रूर मेंशन करना है, आप किस सेशन के हैं, फर्स्ट पार्ट है कि सेकंड पार्ट है, ये आपको मेंशन करना। फिर इधर रिसर्च गाइड आपके जो होंगे उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, उनके साइन। फिर यहाँ पे आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर, डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट से हैं, जैसे मैं कॉमर्स है तो कॉमर्स रखा मैंने, और फिर यूनिवर्सिटी का नेम। ठीक, ये तो हुआ कवर पेज। अब कवर पेज हटा करके हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पेज है वो है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन का मतलब है इसमें आप अपने आप को सेल्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये काम आपने खुद से सेलेक्ट किया, खुद से देखा, और जो जो आप इसमें काम करने जा रहे हैं वो सब ओरिजिनल है, आपका खुद का है, आपने किसी से कोई चीज़ कॉपी नहीं की है, और अगर कॉपी करेंगे तो प्रॉपर रेफरेंस के साथ करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। और प्लस इस डिक्लेरेशन में अपने सिनॉप्सिस टॉपिक को भी मेंशन करना होता है बोल्ड में, ताकि वो हाईलाइटेड रहे। ठीक, फिर यहाँ प्लेस प्रयागराज, फिर आपको यहाँ साइन होगा। ठीक है, अगला फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेंगे कि आपने इस सिनॉप्सिस में क्या क्या शो किया है। तो इस तरीके से ये टेबल आपका वर्ड पैड पे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन जब आप जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, और अगर ना बनाना है तो वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर देना अपने कमेंट को, मैं इस टेबल को भी बनाना सिखा दूंगा जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है। तो ये पूरा कंटेंट देख लिया कैसे क्या है। जैसे सीरियल नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन दिया, कितने पेज पे है, 1 to 2 पेज पे। फिर सेकंड नंबर लिटरेचर रिव्यू हमने 3rd पेज पे दिया। फिर तीसरा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, 4थे पेज पे। तो ऐसे आपको पेज नंबर डालते चलना है, ऐसे ही पार्टिकुलर्स डालते चलना है और सीरियल नंबर डालते चलना है। ठीक है, अब अगला पेज, यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है, और ऐसे बॉर्डरिंग कर लोगे तो बॉर्डरिंग करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी चीज़ें प्रिसाइज रहेंगी, क्लियर रहेंगी और इधर उधर भागी नहीं, और प्लस जो देखेगा आपके सिनॉप्सिस को उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। अब इंट्रोडक्शन मैंने 2 पेज के रखे थे, और इसमें दूसरा, हाँ ये रहा दूसरा पेज। ठीक है, ये 2 पेज का हो गया। अब यहाँ पे है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू इसमें 1 पेज का ही मैंने रखा, क्योंकि सिनॉप्सिस से ज़्यादा लंबा लिटरेचर रिव्यू नहीं रखा जाता। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिखाया मैंने इसमें पूरा। आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हर पेज पे मैंने ये बॉर्डरिंग की हुई है, ये बॉर्डर लगाया हुआ है। ये बॉर्डर लगाने से आपकी जो सिनॉप्सिस है वो थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाती है और अच्छी लगती है देखने में। ठीक, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि आपने ये अगर टॉपिक लिया है सिनॉप्सिस का तो क्यों लिया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। तो यहाँ मैंने 9 ऑब्जेक्टिव्स दिखाए थे, इसको मैंने मर्ज करके 5 ऑब्जेक्टिव्स में चेंज कर दिया था। अब अगला है हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव के बेस पे जाता है। ठीक, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता रखा है। तो अगर 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 10 हाइपोथेसिस बनेगी। हर ऑब्जेक्टिव पे 2 हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब अगला नीड फॉर स्टडी, कि हमें इस पर स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमको इसको रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो वो आप खुद ही बताएंगे, क्योंकि जब आपने टॉपिक सेलेक्ट किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने उस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पूरा नीड फॉर स्टडी बनेगा। फिर अगला नीड फॉर स्टडी में आप ये भी दिखाएंगे कि कुछ पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे यूज़र फ्रेंडली साइट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो आप जब आप अपनी स्टडी दिखाएंगे तो उसमें ये सारे ऑप्शंस आपको बताने होंगे कि इस स्टडी के पीछे क्या रीज़न है, क्यों है। क्योंकि जब भी कोई रिसर्च टॉपिक उठाया जाता है तो उसमें कोई ना कोई कमी होती है, इस वजह से हम उस रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको टॉपिक्स में बताना होगा। अगला
अगले में आपका है एरिया और लिमिटेशन। एरिया और लिमिटेशन का मतलब है कि आप जो अपनी रिसर्च थीम उठा रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो किस जगह पे फोकस्ड होगी, मतलब किस स्टेट में होगी, किस डिस्ट्रिक्ट में होगी, किस ब्लॉक में होगी, ये सारी चीज़ आपको बतानी होती हैं। इन सबको बताने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको डेटा कलेक्शन में इजीनेस हो जाती है, आसानी हो जाती है। वरना अगर आप पूरे इंडिया को लेंगे तो आपके लिए डेटा कलेक्शन ईजी नहीं होगा, पूरे यूपी को लेंगे तो भी ईजी नहीं होगा। तो ये एरिया लिमिटेशन बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रयागराज में ही करेंगे या प्रतापगढ़ में करेंगे, लखनऊ में करेंगे, कहाँ करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आप मीनिंग ऑफ टेक्निकल टर्म्स दे सकते हैं। आपने जो अपनी थीसिस थीम जो सेलेक्ट की है उसमें आपने क्या टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं उसको आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं इसको लाना, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। फिर अब आपने जो टॉपिक लिया उससे क्या बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स किसको हैं? दोनों को, सोसाइटी को भी है और एक अकेले इंसान को भी है कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या उसका लाइफस्टाइल बदल सकती है या क्या हो सकता है, और सोसाइटी को इससे क्या बेनिफिट होगा वो भी आपको बताना होता है इसमें। ठीक है। तो और अगला आपका टॉपिक है इसमें बनेगा, और वो ये है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको बतानी है कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी आप क्या फॉलो करने वाले हैं, कि मतलब जिसमें आपका वो होगा कि प्राइमरी डेटा कहाँ से आएगा, सेकेंडरी डेटा कहाँ से आएगा, और अगर सेकेंडरी डेटा आप ले रहे हैं तो क्या क्या सोर्सेज हैं उसके, वो आपको बताने हैं। और प्राइमरी डेटा अगर आपको लेना है तो आप सर्वे क्वेश्चनर बनाएंगे तो आपको उसके बारे में भी बताना होगा यहाँ पे कि आप प्राइमरी डेटा सर्वे क्वेश्चनर के थ्रू बनाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। ठीक है। इतना हो गया। लास्ट में जो सबसे लास्ट चीज़ होती है वो होती है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस की, यानी आपने जो इतनी पूरी बड़ी सिनॉप्सिस बनाई उसका आइडिया आपको कहाँ से मिला। तो इसके बारे में आपको यहाँ पूरे रेफरेंसेस देने होते हैं, जिसमें आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट जा सकते हैं या विकीपीडिया पे जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, या किसी बुक का रेफरेंस लेकर के इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो ये है पूरी आपकी सिनॉप्सिस जो ऐसे बनती है, और एकदम ऐसे ही आपको बनाना भी है। जनरली सिनॉप्सिस का जो मैंने साइज़ बताया था बाय डिफ़ॉल्ट वो 15 से 20 पेज का था, और मैक्सिमम का आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, जिसमें आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगा और अगली चीज़ों के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।